पहले ये इस वॉल्यूम पे लिक्विफाई होता था, अभी ये इस वॉल्यूम पे लिक्विफाई होगा। मतलब थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा कम करना पड़ेगा बिकॉज टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो फिर अपन को लिक्विफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन P से Q वो गैसियस स्टेट में होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन Q पे लिक्विफिकेशन शुरू हो जाएगा। उसका रीजन है क्योंकि P से R, Q से R तक कोई भी प्रेशर में चेंज नहीं आया, लेकिन मैंने वॉल्यूम को डिक्रीज किया, जो अपन ने कल लिखा था। और R पे कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो मैंने प्रेशर बहुत बढ़ाया, लेकिन कोई चेंज नहीं आया। सो अपन इस पर लिख लेते हैं भाई, P2Q represents gaseous state. गैसियस स्टेट भाई, P से Q तक वो गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। एट Q लिक्विफिकेशन स्टार्ट, लिक्विफिकेशन स्टार्ट, Q पे लिक्विफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो अपन कहेंगे फिर Q2R सिग्निफाइज लिक्विफिकेशन, signifies the liquefaction, that is liquid vapor equilibrium, right? अपन कहेंगे that is Q2R signifies or represents liquefaction, है ना? So there will be a liquid vapor equilibrium, liquid and vapor equilibrium, ठीक है? वहां पर अपन लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। और R पे लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो गया, मतलब सारा का सारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एट R लिक्विफिकेशन इज कंप्लीटेड, R पे लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो गया। अगर वहां पर लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने वहां पर फिर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, सिंस after R, after point R, there is no change in volume. There is no significant change in volume. Change in volume even on increasing the pressure to very high. Even the pressure is increased to very high. Even the pressure is increased to very high. अपन ने प्रेशर को बहुत हाई किया, तब भी उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आया, इसका मतलब वहां लिक्विड होगा, क्योंकि लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकते ना, बिकॉज लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। R2S represent liquid state. R2S represents liquid state. Represents liquid state. So the R2S will represent the liquid state. अब अपन बात करते हैं एट 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड की, क्योंकि वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब अपन TC की बात कर रहे हैं। दिस इज अवर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर CO2। क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम तो आएगा, बट ओनली एट पॉइंट टाइम। यहां लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम तो आएगा, बट ओनली एट पॉइंट टाइम। उसके बाद वहां कोई लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, इसलिए अपन ने ये थोड़ा ऐसे कर्व ऐसे बनाया कि इसके अंदर जो भी है उसमें लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम आएगा। सो एट पॉइंट M there is liquid vapor equilibrium state, liquid vapor equilibrium state। लेकिन अपन कहेंगे सर, जैसे लिक्विड में यहां पर एक रेंज होता था ना, यहां लिक्विफिकेशन शुरू हुआ, यहां तक लिक्विफाई होता रहा, ऐसा पॉइंट M पे नहीं होगा। सिर्फ एक पॉइंट पे ही वो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होगा। थोड़ा इधर करो लिक्विड हो गया, थोड़ा उधर करो गैस हो गया।
इसका मतलब है अगर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम सिर्फ एक ही पॉइंट पे होगा तो उसी पॉइंट पे मुझे लिक्विड भी बोलना है और गैस भी बोलना है। वेपर मतलब सैचुरेटेड गैस, तो मुझे लिक्विड भी बोलना है और गैस भी बोलना है। तो अगर मैं एक पॉइंट पे लिक्विड भी बोलूंगा किसी सब्सटेंस को और गैस भी बोलूंगा तो फिर उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं बता सकता भाई। अगर वो लिक्विड भी बोलना है और गैस भी बोलना है तो लिक्विड विल बिहेव एज अ गैस एंड अ गैस विल बिहेव एज अ लिक्विड। सो देयर इज नो differentiation between the properties of liquid and gas at point m। इक्विलिब्रियम तो होगा लेकिन एक पॉइंट पे ही होगा, रेंज नहीं होगा जैसे यहां पर रेंज था। एट दिस पॉइंट the physical properties of liquid and vapors is same। the physical properties मतलब अपन कहेंगे भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बता देंगे, तो अपन कहेंगे भाई सरफेस टेंशन, जो लिक्विड और उसके प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, सरफेस टेंशन, इवन डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस टाइप के जो प्रॉपर्टीज होते हैं एक्सेट्रा, इंडेक्स एक्सेट्रा will be seen for liquid and vapor and vapor। उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे उस पॉइंट पे, पॉइंट एम पे, और पॉइंट एम के बाद गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड। तो अपन कहेंगे भाई फिर तो पॉइंट एम के बाद तो ये ग्राफ मुझे ऐसे हाइपरबोला दिख रहा है जैसे बॉयल्स लॉ का ग्राफ होता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ के ग्राफ भी तो अपन ने ऐसे ही पढ़े हुए, ग्राफ फॉर बॉयल्स। मतलब पॉइंट एम के बाद द गैस विल एग्जिस्ट एज only the gas phase can exist, not the liquid state। so after point m only gas phase can exist, phase can exist, राइट ना। पॉइंट एम के बाद वहां पर सिर्फ गैसियस स्टेट एग्जिस्ट करेगा। अब अगर अपन चेक करेंगे तो अपन कहेंगे देखो सर इधर वाला पार्ट जो है ना, दिस विल रिप्रेजेंट द लिक्विड स्टेट। ये जो डैश डैश बना रखा है आपने, इसके इधर वाले पार्ट में तो लिक्विड स्टेट होता है, उधर वाले पार्ट में वो गैसियस स्टेट है, लेकिन इधर वाले पार्ट में जो ये वाला पार्ट है ना, दैट विल बी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, और उधर वाला पार्ट जो है वो गैसियस स्टेट है। ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। तो अपन कहेंगे देखो सर यहां पर मतलब फिर और अपन से क्या पूछ सकता है, तो एक तो अपन से पूछेंगे इसी टाइप से कि मतलब बताओ गैस को कब लिक्विफाई कर सकते हैं, below its critical temperature। no gas can liquefy above its critical temperature। gas can liquefy at its critical temperature but not above its critical temperature, because critical temperature में भी एक पॉइंट आता है जहां लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होता है। किसी भी गैस को अपन तभी लिक्विफाई कर सकते हैं अगर उसमें लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है तो अपन से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मान लो मेरे पास एक पॉइंट है x, मैं इसमें दो पॉइंट रख लेता हूं, ये वाला पॉइंट है x और ये वाला पॉइंट है y, ये पॉइंट है y। मुझसे पूछा गया क्या हम गैस को पॉइंट x पे लिक्विफाई कर सकते हैं, तो अपन से ऐसे पूछा गया थोड़ा सा एक क्वेश्चन टाइप, कैन अ गैस लिक्विफाई एट पॉइंट x if it is present at point x। कैन अ गैस है तो अपन आंसर में लिखेंगे यस, व्हाई कांट, इट कैन बी लिक्विफाइड। मतलब if the gas has a parameter at point x, that is what I mean by the point x। if a gas have a parameters
Gas have pressure volume parameters हैं, parameters pressure and volume at point x. That is what I mean. तो अपन कहेंगे yes, why not? It can be liquefied. बिल्कुल वैसे ही मेरे पास एक क्वेश्चन था, can a gas liquefy if it has a parameters, if it has parameters. Again, the parameters we are talking about pressure and volume at point y. तो अपन कहेंगे at point y it is no, it cannot be liquefied. कैसे? तो अपन कहेंगे देखो जब गैस x को करना x पॉइंट पे अगर अपन प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ग्राफ भी ऐसे जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, उसके बाद ऐसे तो हर एक ग्राफ पहले ऐसे जाता है, फिर इधर स्ट्रेट लाइन है, फिर उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई ग्राफ इसके ऊपर, अगर कोई पॉइंट इस लाइन से ऊपर है तो उसका ग्राफ भी ऐसे होगा। और अपन को पता है अगर ग्राफ इसके ऊपर है तो ऊपर ही रहता है, देन इट कैनॉट बी लिक्विफाइड, क्योंकि उसमें कोई लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम नहीं है। By decreasing the volume or increasing the pressure, it can be liquefied, eh? But here no, because it is present above critical temperature Tc, so gas cannot be liquefied. So gas can't be liquefied. It cannot be liquefied. राइट ना? तब अपन गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो अबव क्रिटिकल टेम्परेचर है, उसमें लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कभी नहीं आ सकते। एंड दैट वाज द रीजन वी से दैट जो अपन ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना आइडियल गैसेस के, अपन कहते हैं भाई आइडियल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज़ उसमें कभी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम नहीं आता। This was the reason. This was the reason why ideal gases cannot be liquefied. Cannot be liquefied. So I'm not telling कि just इसके बाद आएगा तो गैस आइडियल बन गया। आइडियल गैसेस के लिए ग्राफ हमेशा ऐसे होंगे, कर्व होंगे, उनमें कभी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम नहीं आता, इसलिए अपन उन्हें कभी लिक्विफाई नहीं कर सकते। और आइडियल गैसेस में अपन ऐसा लिखते भी हैं भाई इधर P है इधर V है, किसी भी मोमेंट पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द पैरामीटर्स dP और dV लेके। भाई इधर अगर अपन को पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है तो अपन लिख सकते हैं dP upon dV is equal to constant ना, we know that। तो चेंज होगा ना वॉल्यूम, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा ना, इस पॉइंट पे तो इस पॉइंट पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होना, वो कर्व नहीं होगा, वहां तो इक्विलिब्रियम होगा, तो गैस और लिक्विड dP dV नहीं होगा वहां पर। यहां तो अपन वॉल्यूम चेंज करो प्रेशर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट पे अपन को पता है क्या, नाउ इन अबव दैट इज 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली गैस फेज एग्जिस्ट। अब उसमें सिर्फ गैस फेज एग्जिस्ट करता है, ओनली गैस फेज एग्जिस्ट, there is no equilibrium, the liquid vapor equilibrium cannot exist, so gas cannot be liquefied, vapor equilibrium cannot exist। cannot exist, so gas cannot be liquefied। अपन गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते, सो दैट गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड है, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं लिखा, वो वर्ड भर लिखा हुआ है मैंने लिक्विफाइड है।
इट इज लाइक दिस। सो ये आपका पार्ट था जो लिक्विफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब वी नो दैट व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। टीसी होता है दैट इज 8a/27r। अगर मुझे किसी गैस का ए और बी पैरामीटर दे दो, वी आर एबल टू कैलकुलेट द क्रिटिकल टेम्परेचर। अपन ने बॉयल्स टेम्परेचर लिखा A/RB। वी नो दैट कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से छोटा होता है, वैसी बात है। क्रिटिकल टेम्परेचर अगर बॉयल्स टेम्परेचर होगा तो उस टेम्परेचर पर तो गैस आइडियल जैसे बिहेव करेगा ना, मतलब वो तो काफी ज्यादा होगा। वी नो दैट होना ही चाहिए उसको, बिकॉज गैस बिहेव एज आइडियल गैस ऑलवेज अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये ऐसे कर्व तभी आते हैं जब क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव होता है गैस। एक और टेम्परेचर पर पड़ता है दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर तो इससे भी बड़ा होता है, दैट इज 2a/r। दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। डेरिवेशन की अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अपन मतलब थोड़ा सा कभी कभी अपन यूज कर लेंगे, क्योंकि इन्वर्जन टेम्परेचर मेनली गैसेस के लिए थर्मोडायनेमिक्स यूज करके बताते हैं अपन। लेकिन मैं थोड़ा डेफिनेशन टाइप अपन लिखेंगे इसमें। टीसी टीसी अपन को पता है क्या होता है, A/27b²। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और वीसी इज इक्वल टू क्रिटिकल वॉल्यूम होता है 3b। बी अपन को पता है क्या है, बी वेर बी इज 4 × 4/3 πr³ इंटू Na लगाना कभी नहीं भूलना, बी में 1 मोल का वॉल्यूम, वो अपन को पता है। अब ये अपन को पता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में कल ही बताया था। एक बार इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं, अगर आपको इनका डेरिवेशन चाहिए तो मैं कर देता हूं वहां से, लेकिन उनके डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है। मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चंस भी भेजे थे कि उनको छोड़ देना, वो अपने सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस से बाहर है। मैंने आज मैसेज किया था, ओके सर, है ना। तो वो अपने सिलेबस में नहीं है। अगर तुम कहोगे नहीं सर फिर भी हमें बता दो, तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। या तुम बोलोगे कि सर ठीक है कोई बात नहीं, आप ये कैसे निकालते हैं वो वीडियो लेक्चर अपलोड कर देना हमारे अलावा, क्योंकि हमने तो लिख ही लिया जो था। अगर आपने कहीं कुछ और भी बताया तो दूसरा वीडियो किसी क्लास में बताया तो आप उस वीडियो लेक्चर को अपलोड कर दो, लिक्विफिकेशन का, जिसमें आपने ड्राइव करवाया। हाँ सर ये चलेगा। हम्म, हाँ सर ये सही है, आप अपलोड कर देना। है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैंने मतलब AP3 वालों को पढ़ाया, क्योंकि उनका केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो गया, उनका आयनिक शुरू हो गया है, वो लोग बहुत स्पीड से भाग रहे हैं। उनका IUPAC भी हो गया, वो बहुत स्पीड से भाग रहे हैं। तो उनका वो लेक्चर जिसमें मैं ड्राइव करके दिखाया ना उनको, वो तुम्हारे लिए अपलोड करवा दूंगा कि ठीक है तुम लोग उतने पार्ट को देख लेना कि सर ने कैसे बताया था, ठीक है। तो वो एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हो। और फिर अगर लगेगा कि नहीं सर उसमें डाउट आ रहा था मुझे, तो मैं आपको वो बता दूंगा कि ऐसे ऐसे तो अगर डाउट आया तो वो देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम बोलो कि अब नहीं अभी बताओ, सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बार बार बोल दिया। रिड्यूस तो उनको भी नहीं बताया कि भाई देख वो सिलेबस में नहीं है यार, बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं सिलेबस से। मैं इन्वर्जन टेम्परेचर की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्वर्जन टेम्परेचर थोड़ा सा डेफिनेशन अपन से पूछ सकते हैं। इन्वर्जन टेम्परेचर का सिर्फ डेफिनेशन, वो इन्वर्जन टेम्परेचर नहीं पूछेंगे, डेफिनेशन होता क्या है ये पूछ सकते हैं अपन से। तो मैं थोड़ा सा आपको इन्वर्जन टेम्परेचर का आइडिया दूंगा बस, क्योंकि उसमें कुछ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के भी टर्म्स इन्वॉल्व है। उसमें कुछ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के भी टर्म्स इन्वॉल्व है, ठीक है। सिर्फ अपन उसको एक आइडिया देखते हैं कि क्या लिखना है अपन को, उसके हिसाब से अपन इन्वर्जन टेम्परेचर लिख लेंगे। तो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है ना। इन्वर्जन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच। अब देखो एक बात है
अगर अपन गैसेस का एक्सपेंशन करेंगे, भाई देखो अपने पास अगर कोई गैस है, ठीक है, अपन उसका एक्सपेंशन करते हैं तो अपन कहते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप एक्सपेंशन करोगे और आप चाहते हो कि एक्सपेंशन करने के बाद उसके प्रेशर में, ऑब्वियसली बात, एक्सपेंशन करूंगा तो प्रेशर कम होगा, तो पार्टिकल भी ना दूर जाएंगे, राइट। एक्सपेंशन से अगर पार्टिकल दूर जाएंगे, पार्टिकल अगर दूर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, पार्टिकल अगर दूर जाएंगे एक दूसरे से तो उस केस में उनकी एनर्जी, वहां कूलिंग होता है हमेशा, एक्सपेंशन प्रोसेस ऑलवेज अकर्स विद कूलिंग। तो अगर कूलिंग होता है तो टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहेगा, तो अपन कहते हैं वो सराउंडिंग से टेम्परेचर ले लेता है, सराउंडिंग से। जैसे मान लो अपन ने कंप्रेशन किया, भाई गैस को कंप्रेस करोगे सर तो काइनेटिक कोलाइजन तो बढ़ेंगे, अगर कोलाइजन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। तो फिर आप टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा रहे, कांस्टेंट कैसे है, तो अपन कहते हैं कंप्रेशन से कोलाइजन बढ़ा, कोलाइजन से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी से टेम्परेचर बढ़ गया। जो टेम्परेचर बढ़ गया ना वो ऐसे सराउंडिंग में रिलीज हो गया, तो सिस्टम आइसोथर्मल रहा। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। ये वर्ड भी कभी कभी यूज हो जाता है, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। ये वर्ड अगर कभी यूज होते हैं तो आप उनको देख सकते हैं। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। वर्ड अगर यूज होते हैं तो आप देख सकते हैं। तो मेरा मतलब है कि भाई कंप्रेशन से टेम्परेचर बढ़ गया। अगर मान लो मैं ऐसे कर दूं सर कि ये जो वेजल है ना, ये जो वेजल है ना, ये ना तो बाहर से टेम्परेचर, ना तो बाहर टेम्परेचर दे सकता है ना ले सकता है। उसको कहते हैं अपन आइसोलेटेड प्रोसेस, उसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता। तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा आप थर्मस फ्लास्क की बात कर रहे हो या रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हो, फ्रिज बंद है, बाहर से सराउंडिंग से कोई रिलेशन नहीं होता। थर्मस, चाय डाला, बंद कर दिया थर्मस फ्लास्क में, वो आइसोलेटेड प्रोसेस हो गया। आइसोलेटेड प्रोसेस को अपन बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि आइसोलेटेड प्रोसेस मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक का मतलब होता है, तो आप बता तो रहे कि भाई अगर एनर्जी ना तो बाहर जा सकती है ना आ सकती है, एनर्जी ना तो बाहर जा सकती है ना आ सकती है, तो अपन कहेंगे कांस्टेंट एनर्जी। तो इसका मतलब वो आइसोथर्मल मतलब आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम। ये अब ये लाइन ऐसे लिखा है तो अपन को पता है ना कि आपने कांस्टेंट ही लिखा हुआ है ना, पूरा लिखने की जरूरत थोड़ी है। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे अपन को पता चल जाएगा। ये कभी कभी बॉडी यूज हो जाते हैं। तो अगर अपन ऐसे प्रोसेस में जिसमें जो एडियाबैटिक हो, आइसोलेटेड प्रोसेस हो, अगर आप कभी भी एक्सपेंशन करोगे ना, हमेशा कूलिंग होगा। आइसोथर्मल के नीचे आइसोकोरिक लिखा है, आइसोकोरिक के नीचे आइसोबैरिक लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आइसोबैरिक, बैरिक मतलब रिलेटेड टू द बैरोमेट्रिक प्रेशर, इसलिए प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसो मतलब सेम होता है, सो सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर और सेम हीट एडियाबैटिक होता है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर at which the gases do not show heating or cooling effect, heating or cooling effect,
cooling effect on expansion or compression. Expansion and compression. किसी भी गैस के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे एक्सपेंशन या कंप्रेशन ऑफ गैस में हीटिंग या कूलिंग इफेक्ट नहीं होता इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर है तो एक्सपेंशन शोज कूलिंग, और अगर बिलो है तो एक्सपेंशन शोज हीटिंग। If right now temperature of gas is above, इसको मैं टी इन्वर्जन लिख रहा हूं, टी आई से डिनोट करूंगा, वैसे मैंने यहां पर लिखा टी इन्वर्जन, पूरा टी आई से डिनोट करते हैं। अब एक क्वेश्चन भी आया, अपन वो देख लें क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखते हैं। सर व्हाट इज आइसोकोरिक? आइसोकोरिक मतलब प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, मतलब वी कैन से दैट Gay-Lussac's law process is isocoric process जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है, राइट? आइसोकोरिक मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। मतलब मान लो मैंने ऐसे एक डब्बा ले लिया स्टील का, उसके अंदर गैस रखा, अब इसको गर्म कर देते हैं, तो गर्म करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब वो स्टील का डब्बा तो बढ़ नहीं सकता, तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। अब ये टर्म्स ना काफी ज्यादा यूज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो डाल ही देते हैं। एक एडवांस वगैरह में क्या होता है कि वो एक चैप्टर को लेके क्वेश्चन कम ही बनाता है। वो चाहते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें, मतलब एडवांस में अगर क्वेश्चन देखोगे तो मैक्सिमम 19 आते हैं, तो एक पेपर में 19 क्वेश्चन, मैक्सिमम होंगे तो 22, उससे ज्यादा नहीं आते। अब 19 क्वेश्चन में उनको सब कुछ पूछना है, क्या करेंगे? तो 2-3 चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। जैसे मैं भी बोलता हूँ ना बार बार, जिसका बॉन्डिंग अच्छा होगा उसका ऑर्गेनिक अच्छा होगा, जिसका गैसियस स्टेट अच्छा होगा उसका थर्मो अच्छा होगा, लाइक दैट। इसका मतलब है थर्मो का क्वेश्चन और गैसियस स्टेट का क्वेश्चन कंबाइन आने वाला है। तो समझ में ही नहीं आएगा थर्मो पूछ रहे कि मतलब गैसियस स्टेट पूछ रहे। अभी देखोगे भी आप एडवांस में क्वेश्चन देखोगे तो बड़ा, अपन ने क्लास में सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही पड़े होते हैं। आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 करोगे ना, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में, लेकिन बगैर रिवीजन के कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। काफी बच्चों को देखता हूँ वो बगैर रिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जब आंसर नहीं आता तो सर हमें आता नहीं, वो रिवाइज तो कर, रिवाइज करने के बाद चलो ठीक है अपन इधर आते हैं। इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज अबव टीआई, मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर, देन एक्सपेंशन ऑफ गैस shows heating effect, or heating effect, right? तो अपन कहेंगे expansion will show the heating effect, और अगर below है तो cooling effect. If temperature is below Ti, then expansion of gas will show cooling effect. So, right? Expansion of gas will show the cooling effect. So this is the inversion temperature, और Ti जो होता है वो होता है that is twice of Tb, और we can write that Tb अपन को पता है A upon Rb, ये उससे भी twice होता है। मतलब गैस behave as ideal gas at boils temperature, उससे भी ज्यादा टेम्परेचर है वो, तो फिर तो इन्वर्जन टेम्परेचर पर लिक्विफाई करना भी इम्पॉसिबल है, तो वो लिक्विफाई होगा ही। ये अपने पास थोड़े से फॉर्मूलेस हैं जो अपन को याद रखने पड़ेंगे, और इतना ही पूछेंगे अपन से अभी, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, क्योंकि बाकी टर्म्स अपन को यहाँ पर कंप्रेशन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस जो है वो अपन को पढ़ना होता है थर्मोडायनेमिक्स में, तो अपन वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा एक और छोटा सा पार्ट अपन डिस्कस करेंगे, वो मतलब आज तक मतलब 45 इयर्स में एक ही बार आया है,
लेकिन शायद अब पूछ ले, क्योंकि एक बार आया तो फिर मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो कभी कभी पूछ लेते हैं मुझसे। उसको अपन कहते हैं वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो फिर मैं इस पार्ट को भी हटा लेता हूँ, क्योंकि अब इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर मैं इसको हटा देता हूँ। मैं वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखूंगा। तो वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो अब अपन ये चेक कर लेते हैं कि सर वेरियल इक्वेशन बताने की जरूरत क्या है। अपन ने पढ़ तो लिया सब कुछ, ठीक है ना। इन्वर्जन टेम्परेचर का बस अपना एक डेफिनेशन अपने सिलेबस में होगा, पूरा इन्वर्जन टेम्परेचर अपन को नहीं पढ़ना। वैसे फिजिक्स में आप पढ़ोगे ये वर्ड, केमिस्ट्री में नहीं है। फिजिक्स में आप पढ़ोगे, फिजिक्स में तो आपको ये भी बताया जाएगा कि इन्वर्जन टेम्परेचर किसने बनाया, कैलकुलेट किसने किया, वो जूल थॉमसन इफेक्ट आप पढ़ोगे उसमें। इसलिए तो मैं चुप हूं, क्योंकि फिजिक्स में आप थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स पढ़ोगे, तो अपन को क्या करना होगा, लिमिट बना के रखना होगा कि भाई आप सिर्फ केमिस्ट्री का थर्मो पढ़ाओ, हम फिजिक्स में फिजिक्स का थर्मो पढ़ेंगे। बट केमिस्ट्री का थर्मो इतना ज्यादा होता है कि वो फिजिक्स हो ही जाती है उसमें बहुत सारी। वेरियल इक्वेशन होता है तो क्यों पढ़ें, देर आर मैनी इक्वेशन, जैसे 4-5 इक्वेशन होते हैं तो अपन उससे मैनी लिख लेते हैं। देर आर मैनी इक्वेशन which explains the behavior of real gas ना। तो और इन्वर्जन टेम्परेचर का सिर्फ डेफिनेशन अपन को केमिस्ट्री पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं, तो मैंने बता दिया। देयर आर मेनी इक्वेशन व्हिच एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ रियल गैस, राइट। सो van der Waals used its equation to form a new equation for equation to explain behavior of the real gas behavior, called as variable equation, called variable equation। ठीक है, और वेरियल इक्वेशन तो उसने ऐसे लिख लिया कि भाई वेरियल इक्वेशन इज लाइक दिस, z इक्वल टू a प्लस b बाय b प्लस c बाय d प्लस ऐसे b बाय v c बाय v स्क्वायर प्लस d बाय v क्यूब प्लस ऐसे बना दिया। where a b c ऐसे ना are called first, second, third variable coefficients, variable coefficient, इनका अपन वेरियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, therefore वेरियल कोएफिशिएंट। ठीक है, अभी हो क्या रहा था, जैसे मान लो कि मतलब अपन ने कहा कि मेरे पास ये है, अब भाई रियल गैस बिहेवियर था, हमने सिर्फ वंडर वर्ल्ड पढ़ा, तो अब दूसरा कहता है कि भाई देखो, वो कहता है कि मेरा इक्वेशन तो ऐसे है, अब बताओ आप क्या करोगे। गलत नहीं, वो कह रहा था कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, हाँ बिल्कुल करता है। तो बर्थलॉट का भी इक्वेशन सही था, डायरेक्टरी है उसका इक्वेशन भी सही है, मतलब देयर आर मेनी साइंटिस्ट जो अपना अपना इक्वेशन बोल रहे थे कि मेरा भी इक्वेशन सही है, मेरा भी सही है। तो वंडर वाल ने क्या किया भाई, उसने ना सभी इक्वेशन को कंपाइल करके एक ऐसा इक्वेशन बना दिया कि उसने कहा देख भाई मेरा इक्वेशन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, और जैसे जैसे मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो बाकी मेरे इक्वेशन में एक्यूरेसी भी मैं ऐसे लेके आऊंगा। चलो देखते हैं कैसे।
From Arrhenius equation, Van der Waals equation, अपन लिख सकते हैं P plus A upon V square into V minus B is equal to R. So P plus A upon V square will be equal to RT upon V minus B. ठीक, P will be equal to RT upon V minus B minus A upon V square. ठीक है, इसको ना मल्टीप्लाई कर दो आप V से और डिवाइड कर दो RT से. मल्टीप्लाइंग बाय V एंड डिवाइडिंग बाय RT. आप RT से डिवाइड कर दो. ठीक है, तो PV अपॉन RT बन जाएगा. दिस विल बिकम RT से डिवाइड किया तो P अपॉन V माइनस B हो जाएगा, माइनस A अपॉन RT. मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, ये तो Z बन गया, PV अपॉन RT Z. इसको मैं इनवर्स कर लेता हूं, सो 1 माइनस B अपॉन V माइनस A अपॉन RT. V अपॉन V माइनस B था अपने पास, इनवर्स करूंगा तो V माइनस B अपॉन V करेंगे और इसको अपन 1 माइनस B अपॉन V कर सकते हैं. इसको x ले लेते हैं, B अपॉन V, और इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लेते हैं. बाइनोमियल एक्सपेंशन करूंगा तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस ऐसा बाइनोमियल एक्सपेंशन. मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन ले लेता हूं. सो considering the binomial expansion, considering the binomial expansion इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लेते हैं. ओपन को पता है कैसे करते हैं. we get z will be equal to, इसका एक्सपेंशन करूंगा और माइनस ही करना है मुझे, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन विल बी लिखता है 1 प्लस B अपॉन V प्लस B स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर प्लस B क्यूब अपॉन V क्यूब प्लस राइट लाइक दिस minus A upon RT. We get this. So we can write that minus A upon RT भी और बाइनोमियल एक्सपेंशन से अपन लिख सकते हैं. इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, Z will be equal to 1 plus 1 by V में कॉमन ले लेता हूं, B minus A upon RT लिख लेता हूं, प्लस B स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर प्लस B क्यूब अपॉन V क्यूब प्लस ऐसे लिख लेता हूं मैं. दिस इज द वेरिएबल इक्वेशन. अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा ना, तो आई विल गेट दैट A विल बी इक्वल टू 1, B विल बी इक्वल टू B माइनस A अपॉन RT, C विल बी इक्वल टू B स्क्वायर, D विल बी इक्वल टू B क्यूब. राइट, भाई आपने क्या लिखा था, ये तो 1 माइनस एक्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना. भाई आप क्लास में पढ़ चुके हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, मुझे पता है मैथ्स में आप बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं. तो ये तो x हो गया, सो 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 1 है. सो अपने पास आया 1 x x स्क्वायर x क्यूब और विल गेट दैट. ठीक है, तो 1 बाय v को कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी 1 बाय v था, यहाँ भी 1 बाय थी, तो कॉमन ले लिया मैंने और लिख दिया. Comparing with Weyl equation, equation 1 with Weyl equation,
equation, we get what we can write as A will be equal to 1, B will be equal to B minus A upon RT. That is second variable coefficient is this. C will be equal to B square and so on we can write. So first variable coefficient 1 होता है, second ये होता है, third ये होता है. This is how we get, और most of the time अपन से क्वेश्चन में पूछते हैं वो कि what is the value of second variable coefficient. Most of the time अपन से ये पूछेंगे. अब अपन इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इक्वेशन से कुछ पूछेंगे तो जब सब्जेक्टिव होता था तब एक बार ये ड्राइव करने के लिए आया था कि भाई आप वेरिएबल कोएफिशिएंट को ड्राइव कर दीजिए और ड्राइव करके आप सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट का वैल्यू बता दीजिए. पॉइंट 1 में अपन लिख सकते हैं सिंस इक्वेशन में इन दिस इक्वेशन 1 में A और B इन्वॉल्व है, मतलब एंड A and B is different for different gases, so variable coefficient मतलब the equation will be different for different gases. A and B depends on nature of gas. On nature of gas so the equation is different for different gas. One is different for different gases. Obviously बात है, A और B ही चेंज होंगे और क्या. At moderate pressure, जो ये वाला इक्वेशन है ना, अब होगा क्या, B जो होता है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है और साइज ऑफ मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट लाइक दैट. इसका मतलब है B का वैल्यू जो होगा वो 10 की पावर माइनस में होगा और अगर स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा. और V इज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, तो बहुत बड़ा होगा. तो इसको स्क्वायर करोगे और इसको भी स्क्वायर करोगे तो इनका सिग्निफिकेंस कम होता जाएगा. तो अपन कहेंगे भाई इनका सिग्निफिकेंस अगर कम होगा तो एट मॉडरेट प्रेशर Z will be equal to the अपन पहले लिख लेते हैं the significance of B square upon V square, B square B cube upon V cube is negligible. But जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा इनका सिग्निफिकेंस भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक्यूरेसी के. बट एज द प्रेशर इंक्रीजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ विरल कोएफिशिएंट आल्सो इंक्रीजेस. Viral coefficient also increases. लेकिन मॉडरेट प्रेशर पे अपन क्या कर सकते हैं, इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो अपन लिख सकते हैं बट एट मॉडरेट प्रेशर at the moderate pressure, you write that Z will be equal to 1 plus V into B minus A upon RT. अभी if you check that ना, तो ये इक्वेशन ही प्रेशर से इंडिपेंडेंट है. मतलब अगर अपन चेक करें तो ये वाला इक्वेशन, ये जो इक्वेशन था वो कंप्लीट इक्वेशन ही
प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, तो प्रेशर टर्म ही नहीं है. सो वी हैव टू कंसिडर दैट दिस इक्वेशन इज एट हाई प्रेशर. मॉडरेट प्रेशर पे अपन कहेंगे ये वाले पार्ट अपन नेग्लेक्ट कर लेंगे, बट जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे मैं इनको भी कंसिडर करता जाऊंगा टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स. यहां अपन Z का वैल्यू बगैर प्रेशर के भी कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले तो अपन ने लिखा था PV अपॉन RT होता है. प्रेशर चाहिए था, यहां अपन को प्रेशर नहीं चाहिए, बट वी अज्यूम दैट इट इज एट मॉडरेट प्रेशर. ये इक्वेशन 2 है. सो जनरली अगर वैसे तो न्यूमेरिकल आएगा तो अपन को इसी टाइप से यूज करना होगा, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन करके कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें भी टाइम लगेगा, बट ऐसा कोई डाटा बना के कि फटाफट कैंसिल हो जाएंगे अपन से पूछ सकते हैं. इफ गैस बिहेव as ideal gas, then अगर गैस आइडियल गैस जैसे बिहेव करेगा then Z will be equal to 1. Then from equation 1, equation 2 we get, बताओगे जरा इक्वेशन 2 पे क्या होगा? तो अपन लिखेंगे 1 will be equal to 1 plus 1 by V into B minus A upon RT. लिख लेते हैं. इसको जरा रीअरेंज करके बताओ. T के लिए क्या आया आपके लिए? T के लिए रीअरेंज करके बताओ क्या आएगा. उसमें आप बताओगे कि भाई T के लिए क्या आएगा वो वैल्यू. सर A/VR. थोड़ा सा वेट करते हैं अपन ताकि सब लोग कैलकुलेट कर लें. तो कैंसिल हो गए. 1 minus 1 will become 0. VB 0 हो गया. So what I got is B minus A upon RT is equal to 0. Therefore उसको रीअरेंज करके आया मेरे पास B will be equal to A upon, so T will be equal to what? आइडियल गैस ना, ये बॉयल्स टेम्परेचर है. मैंने आपसे कहा था ना आप बॉयल्स टेम्परेचर आप लिख लो, मैं डेरिवेशन बताऊंगा, चिंता मत करो. तो अपन बॉयल्स टेम्परेचर को भी ड्राइव कर सकते हैं इससे. ठीक है सर बट आइडियल गैस के प्रेशर तो लो होता है ना, एंड हमने इक्वेशन मॉडरेट प्रेशर का लिया. यार थोड़ा सा जोर से बोलो समीर. सर आइडियल गैस के लिए प्रेशर तो लो होता है, बट हमने तो मॉडरेट प्रेशर का इक्वेशन लिया है. रुक जा यार एक मिनट रुक जा. या तो तेरा माइक, मेरा माइक स्टार्ट करता हूँ. मैंने माइक नहीं लगा रखा ना आज, तो भूल जाता हूँ क्योंकि जिस बैच को तुम्हारे क्लास से पहले पढ़ा रहा था वो मतलब वैसे बैठ के पढ़ा रहा था मैं आपको. एक सेकंड. हाँ जी बोलो. सर आइडियल गैस के लिए तो प्रेशर लो होता है ना, बट हमने तो मॉडरेट प्रेशर लिया है इक्वेशन में. हाँ हमने लेकिन मॉडरेट प्रेशर से कैलकुलेट तो किया है. भाई मॉडरेट प्रेशर पे बिहेव लाइक दिस. हाँ तो अपन ने जब आइडियल गैस में लिखा था ना, तो आप अगर बॉयल्स टेम्परेचर का डेफिनेशन याद करो तो अपन ने क्या लिखा था. अपन ने कहा था the gas will behave as a ideal gas only for certain range of प्रेशर. not all pressure है. तो अपन ने सारे प्रेशर की बात थोड़ी की.
सिर्फ वो ऐसे लिखा था ना अपन ने ग्राफ, लो प्रेशर पे, सारा थोड़ी बताया, अपन ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, यहां आपका चैप्टर खत्म हो गया, यहां आपका चैप्टर खत्म हो गया। लिख लो पहले, फिर उसके बाद अपन शुरू करते हैं। एक मिनट, ट्रू फॉल्स पूछूंगा, ट्रू फॉल्स में आपको सिर्फ आंसर देना है कि वो ट्रू है या फॉल्स। तो वैल्यू ऑफ ए एंड बी is constant in value of A and B is a function of temperature. True or false? बोलो, सर फर्स्ट वाले का true। पहला वाला क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब इट विल चेंज विद टेम्परेचर। बताओ भाई, सही या गलत? ट्रू ना? ठीक है। On changing the temperature, the force of attraction between particle decreases. Between molecule decreases. सेकेंड वाला इक्वेशन, एक मिनट है तो देखा है, इसलिए साउंड लगाना है सर। हाँ ठीक है, अब बताओ। बोलो, सेकेंड वाले को क्या लिखे हैं? फॉल्स लिखेंगे फॉल्स ना? सर ट्रू। ट्रू क्यों? भाई आप लिख रहे हो कि ए और बी चेंज हो सकते हैं टेम्परेचर से, तो फिर ट्रू क्यों है इसमें? भाई। यस सर।
क्योंकि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि नहीं चलेगा ना, मतलब क्वेश्चन तो अपन को पता है ना, मैं देख ही लूंगा स्क्रीन की तरफ। क्वेश्चन तो अपन को पता है, क्योंकि वंडर वाल इक्वेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही यूज कर सकते हो आप। वंडर वाल इक्वेशन में आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। आपने टेम्परेचर करेक्शन तो नहीं किया था, और बार बार आप समझा रहे थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट ना। सो ए और बी के वैल्यूज इसमें कांस्टेंट रहेंगे। इट इज ऑलवेज यूज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो ए एंड बी विल रिमेन कांस्टेंट। वैसे भी अपन उनको बोलते ना वंडर बॉल कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट तो तभी होगा जब उनमें चेंज नहीं आएगा, नहीं तो क्यों बोलूंगा वंडर बॉल कांस्टेंट। ठीक है, इसको बताओ थर्ड वाले को। सर ट्रू है। ट्रू होगा ना, Yes. तो अपन इसको ट्रू लिखेंगे। लेकिन हाइड्रोजन हीलियम के लिए तो आपने ज्यादा बताया था। हाँ, तो टेम्परेचर भी तो बताया था भाई मेरे। ऐसे कहा था ना कि टेम्परेचर ये 273 पे है, बार बार बोल रहा था ना टेम्परेचर, तभी तो भी टेम्परेचर की बात की। मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, किसी को भी जेड कुछ भी कर सकता हूं, मैं टेम्परेचर कम करूंगा, मैं जेड कुछ भी कर सकता हूं। अपन लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज एट 273 it is true, because at 273 or higher temperature it is true, it is true. But if temperature decreases, z decreases, z can be less than 1. At low pressure region, the value of z is less than 1 for ammonia gas. बोलो भाई, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? सर कॉल True. भाई अपन ने कल पढ़ा था ना, T1 टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मेंशन क्यों नहीं है? हाँ, because it is true below boils temperature. बॉयल्स टेम्परेचर से अगर कम टेम्परेचर है तो ठीक है, इससे कम है तो ठीक है, लो प्रेशर रीजन में इट विल बी z विल बी लेस देन 1। अब बॉयल्स टेम्परेचर या उससे अबव है तो नहीं। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एक ठीक है यार, मतलब हमने पढ़ा सब कुछ, लेकिन आपको कोई घुमा ना सके पता चीजों में, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपसे कहा कि चलो ना ट्रू फॉल्स टाइप पढ़ते हैं। तुमको ये लग रहा होगा ये क्या है सर, इतना पढ़ने के बाद ट्रू फॉल्स पढ़ा रहे हैं। चलो,
real volume is always greater than ideal volume. True या false? बताओ भाई, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। बिल्कुल सही। तो अपन कहेंगे सर आपने बताया तो था, भाई आपने बताया था ना, V आइडियल इज इक्वल टू होता है V रियल माइनस माइनस NB। मैंने बताया था ना ये, यस। तो फिर ये ट्रू, तो फिर मैंने क्या लिखा? फॉल्स। अपन क्या पता कैसे पता, Z जो होता है वो रियल गैस को सिग्निफाई करता है और 1 जो होता है वो आइडियल को सिग्निफाई करता है। अगर ये दोनों बराबर है तो आपका प्रेशर रियल आइडियल प्रेशर के बराबर है, आपका वॉल्यूम रियल आइडियल वॉल्यूम के बराबर है। लेकिन अगर आपके पास Z ग्रेटर देन 1 है तो आपका रियल प्रेशर आइडियल प्रेशर से बड़ा है और आपका रियल वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से बड़ा है। लेकिन Z का वैल्यू तो लेस देन 1 भी होता है। अगर Z का वैल्यू लेस देन 1 है तो रियल Z जो है वो आइडियल से छोटा है, आपका जो रियल पार्ट है वो आइडियल पार्ट से छोटा है। अब अपन कहेंगे सर ये बात तो ठीक है कि मतलब आपने Z से एक्सप्लेन किया, लेकिन रियलिटी में तो आपने कभी ऐसा बताया नहीं, आपने तो ये प्रूव किया था ऐसे कि कंटेनर का वॉल्यूम है। अब आज मुझे पता चल रहा है कि कंटेनर के वॉल्यूम से भी बड़ा कुछ हो सकता है। आपने कहा था आइडियल वॉल्यूम कंप्रेसिबल वॉल्यूम, आइडियल वॉल्यूम मतलब कंप्रेसिबल वॉल्यूम, तो आपने कहा था वेसल के वॉल्यूम सबसे बड़ा वॉल्यूम है। उसके बाद ऑब्वियसली बात है वेसल के वॉल्यूम से अगर पार्टिकल का वॉल्यूम माइनस करूंगा तो आइडियल आता है। आज आप बता रहे हैं आइडियल वॉल्यूम भी बड़ा हो सकता है अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो। वो डिपेंड करता है कि फोर्सेस कैसे हैं, क्योंकि हमने तो वंडर वॉल में सिर्फ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, अपन ने लिमिटेशन में भी लिखा कि देख भाई वंडर वॉल जो है ना वो सिर्फ अट्रैक्शन की बात करता है, रिपल्शन की बात ही नहीं करता। जैसे मान ले अपने पास ऐसे क्या, मैं इसका एक दो ग्राफ टाइप बनाता हूं। अगर मान लो मेरे पास ऐसे क्या, ठीक है, ग्राफ बनाता है तो पीडी ग्राफ प्रेशर वाले। इस ग्राफ में मेरे पास ये पता है मुझे कि अगर मैं आइडियल गैस का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसे आइडियल गैस का ग्राफ होगा, ठीक है। अब अपन रियल गैस की बात करते हैं। अब रियल गैस में आपने ऐसे बताया था सर ये होता है आइडियल, और रियल के लिए आपने बताया था ऐसे होता है जनरल, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ देते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब अपन क्या करें, जब प्रेशर हाई होता है तो Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। जब प्रेशर हाई होता है, मैं इधर की बात कर रहा हूं, ऊपर है इधर कहीं की बात कर रहा हूं, ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं मैं। जब प्रेशर हाई होता है तो Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। इधर कहीं की बात करते हैं हाई प्रेशर पे, इधर तो 0 है, ये लो प्रेशर पे, इधर है प्रेशर। हाई प्रेशर पे Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब
रियल वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से बड़ा होगा। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना यहां पर, ऐसे अपन ने ग्राफ बनाया, ये तो मैंने आइडियल गैस का ग्राफ बनाया, मतलब ये मेरा आइडियल वॉल्यूम है। जब प्रेशर बहुत हाई होगा ना, तो Z इज ग्रेटर देन 1, सो रियल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन आइडियल वॉल्यूम। इसका मतलब है अगर रियल गैस का मैं ग्राफ मुझे चूज करना है, तो वी रियल यहां कहीं आना चाहिए, मतलब आगे आना चाहिए, बस ये है, वो बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, आप ग्राफ को यहां से बना लो, और क्या, आप ग्राफ को यहां से बनाना शुरू कर दो। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर कम होता जाएगा तो फिर Z का वैल्यू लेस देन 1 होगा। मतलब लो प्रेशर रेंज में Z विल बी लेस देन 1। तो लो प्रेशर रेंज में क्योंकि वॉल्यूम तो ऐसे ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, तो मैं प्रेशर से चेक कर लेता हूं। लो प्रेशर रेंज में Z इज लेस देन 1। अगर Z इज लेस देन 1, तो रियल प्रेशर छोटा होगा आइडियल प्रेशर से। ये तो आइडियल प्रेशर था अपना, ये पी आइडियल था, और पी रियल जो है वो छोटा होगा। मैं ग्राफ को थोड़ा सा एक बार फिर से बना रहा हूं, क्योंकि वो ग्राफ थोड़ा सा तुमको मैं फिर से समझा भी दूंगा। ये तो फालतू में बता दिया मैंने, ये क्या है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, क्योंकि वो थोड़ा छोटा भी था। नहीं, अब मैं वापस बना देता हूं जैसे मैंने बनाया था ना, है ना। तो मैंने आपको बताया था ये पीवी ग्राफ है। तो अपन ने कहा था कि भाई जब हाई प्रेशर होगा, मतलब इधर, पहले अपन वी आइडियल और पी रियल लिख लें, ऐसे लिख लें। ये वी आइडियल है, ताकि इसको लिखते हैं अपन, ये मैंने लिखा था, ये वी आइडियल है अपने लिए, और ये पी आइडियल है, ये पी आइडियल है, ठीक है ना। अब अपन शुरू करते हैं वापस। हाई प्रेशर रीजन में Z ग्रेटर देन 1 होगा। अगर Z ग्रेटर देन 1 होगा, तो वी रियल बड़ा होगा वी आइडियल से, मतलब वी रियल बड़ा होगा वी आइडियल से। तो मैं यहां से कहीं से ग्राफ शुरू करूंगा। मैं अपना ग्राफ जो है वो यहां से शुरू करूंगा, जैसे आपने यहां से शुरू किया था। लेकिन लो प्रेशर जैसे करूंगा मैं, तो अब मुझे कर्व बनाना है। तो ये कर्व ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, या इससे मिल जाएगा, क्या बनाऊं मैं? तो अपन कहेंगे इसको देख लो आप। लो प्रेशर रीजन में, क्योंकि ये तो हाई प्रेशर रीजन में होता है Z ग्रेटर देन 1, लो प्रेशर रीजन में आपका आइडियल प्रेशर रियल प्रेशर से बड़ा होगा। मतलब आपका रियल प्रेशर यहां कहीं आना चाहिए, लो प्रेशर रीजन। तो अब जो ग्राफ बनाओगे आप, उसमें आपको किसी ना किसी पॉइंट पे तो इसको क्रॉस करना ही होगा। तो ये आ गया, ये आइडियल गैस का ग्राफ था, ये रियल गैस का ग्राफ है। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये जनरली इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये Z वर्सेस लिखा था ना अपन ने P, तो जो ग्राफ के लिए अपन ऐसे करते हैं, ये वाला पॉइंट होता है जहां पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाते होंगे, इक्वल हो जाते हैं। तो ठीक है, विल से दैट, विल राइट लाइक दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट दोस गैसेस जिसमें Z लेस देन 1 होता ही नहीं? तो अपन कहेंगे ठीक है, उन गैस के लिए ये ग्राफ कभी नीचे आ ही नहीं पाएगा। भाई अगर ये वाला पॉइंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ग्राफ इसके नीचे आया, क्योंकि ये इधर नीचे आता है। अगर कोई हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ है, तो वो कभी इसके नीचे आ ही नहीं पाएगा, वो तो उसी के ऊपर ही रहेगा। क्यों? Z लेस देन 1 हो ही नहीं पाएगा ना, Z ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो मुझे कर्व तो बनाना होगा, लेकिन वही पे बना दूंगा, मतलब ऐसे बना दूंगा हाइड्रोजन हीलियम के लिए पीवी का ग्राफ। ये मान लो आइडियल का ग्राफ है, तो ये अपना रियल का ग्राफ हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्योंकि वो ग्राफ कभी नीचे आ ही नहीं पाएगा ना, वो Z लेस देन 1 हो ही नहीं पाएगा, मतलब ये वाला कंसेप्ट हो ही नहीं पाएगा उसे एट 273 केल्विन, राइट ना। वो उसको टच भी नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो जीरो पे ही टच कर पाएगा। तो जीरो पर लिखते नहीं है कभी प्रेशर, वैक्यूम हो ही नहीं पाएगा ना कभी, तो फिर बता सकते हैं। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, और Z के बारे में भी समझ में आया।
अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, है ये हटा रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट। मैं क्वेश्चन लिखूंगा जिसमें आप मुझे आंसर देंगे, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 6 लिखते हैं। मैं एक ग्राफ लिख रहा हूं, ठीक है। किसी का क्वेश्चन नहीं है, मुझे लगा किसी का क्वेश्चन। एक ग्राफ लिख रहा हूं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर गिवन ग्राफ। मेरे पास एक ग्राफ है ऐसे, Z या P VM दोनों में से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। ये गैस A है, B है और यहां गैस C है। मैं 3 गैसेस ले लेता हूं। A, a gas which can be easily liquefied, which can be easily liquefied. B, decreasing order of TC, assuming the value of B is same for all. C, the gas which have maximum boiling point. मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकता है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर ले लिया मैंने। A gas cannot be liquefied at temperature T. बताओ। सारे बोल दे। हम्म, बोल भाई। पहले का ए है। पहले का आंसर ए, द गैस व्हिच कैन बी इजीली लिक्विफाइड। जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। मतलब इतने सारे क्वेश्चन प्रणाली इधर, सब सारे क्वेश्चन एक जैसे, वो इधर से भी ऐसे होते हैं ना कि मतलब सर आप तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं जो सबका आंसर एक ही जैसा तो कंसेप्ट है, क्यों परेशान कर रहे हो। हाँ जी भाई, तो पहले का आंसर गैस विच कैन बी इजीली लिक्विफाइड, तो जिसका Z का वैल्यू सबसे कम होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होंगे, तो इसका आंसर ये होगा। इसका आंसर जिसका ए ज्यादा रहेगा उसमें।
तो जिसका z ज्यादा है तो उसका a ज्यादा। TC इज इक्वल टू होता है 8a/27r। बी आपने कहा सेम है तो बाकी पार्ट तो कांस्टेंट ही हो गया, तो TC विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, सो A विल बी ग्रेटर देन B विल बी ग्रेटर देन C। TC is directly proportional to A, inversely proportional to B, इसलिए अपन ऐसे है ना, उसके बेसिस पर लिखा, उधर लिख देता हूं। बी आपने सेम रखने के लिखा। थर्ड वाले का जिस गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उनको सेपरेट करना और डिफिकल्ट मुश्किल होगा, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, तो फिर A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। The gas which cannot be liquefied, जिसमें रिपल्सिव फोर्सेस हमेशा डोमिनेट करेंगे, जिसका Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। C, बिकॉज C के केस में Z का वैल्यू इस टेम्परेचर पे ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में रिपल्सिव फोर्सेस हमेशा डोमिनेट करेंगे। Z is greater than 1, so repulsive forces dominates, are more dominating than attractive forces. ठीक है, अब E में बचा क्या सर, इतना सर कैलकुलेट करके है ना, A ग्रेटर देन, लो भाई, है ना। अब होता क्या है ना, एक बात बताओ, जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसको लिक्विफाई करना आसान है, या जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसको लिक्विफाई करना ज्यादा आसान है? सर जिसका ज्यादा। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, तो इसमें अपने पास क्या लिखूं, ट्रू लिखूं फॉल्स लिखूं? ट्रू ही लिखूं। अरे क्लास का टाइम हो गया अपना, तो चलो अपना चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन और यहां पर खत्म कर दिया इस चैप्टर को। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अब आप होमवर्क देख लेते हैं, अपन होमवर्क देता हूं, खत्म करता हूं। हाँ देख भाई, नेक्स्ट टाइम अपन होमवर्क डिस्कस करेंगे आइडियल गैस एंड रियल गैस। तो आइडियल गैस और रियल गैस में मैंने लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था ना, उसमें आप रियल गैस का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, 2, 3 कर लो। वैसे 1 to 1 तो और 2 तो मैंने पहले ही दिया था, और 1, 2, 3 आप कंप्लीट कर लो, पार्ट 1, 2, 3 एक्सरसाइज 1 का बस। और वैसे दिवाली हॉलीडेज हैं, अपन उसमें होमवर्क तो डिस्कस कर ही सकते हैं, पढ़ेंगे नहीं, होमवर्क तो डिस्कस कर सकते हैं। चलो टाइम हो गया, भागते हैं क्लास से।